हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें स्टूडेंट, तो जो कि एसएससी द्वारा जो है कि आयोजित की जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह भर्ती कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष और महिला के 7,556 पदों के लिए जो है कि इसमें आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण तिथियां और पद संपूर्ण हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में। तो पदों की संख्या जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 7,556 पदों पे ये भर्ती वैकेंसी जो है कि आई है। पुरुषों के लिए इसमें 5,056 पद रखे गए हैं और महिलाओं के लिए इसमें 2,496 पद आरक्षित हैं। आवेदन तिथि की बात करें तो 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस प्रकार से करना है उस पर भी डिटेल में वीडियो आएगी। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा कि आवेदन यस। अगली है परीक्षा की संभावित तिथि। तो संभावित तिथि यानी कि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा तिथि में चेंजिंग हो सकती है। तो दिसंबर लास्ट है, जनवरी फर्स्ट वीक 2026 के फर्स्ट वीक में आपका जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। बाकी संभावित तिथि जैसे ही जो फिक्स डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम जो है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें स्टूडेंट तो 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी अनिवार्य है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से यहाँ पे की जाएगी। बाकी सरकारी नियमों के अनुसार जो छूट मिलती है SC ST को वो भी इसमें मिलेगी। बाकी आवश्यकता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों को, जो पुरुष है यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे वैध LMB ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल या कार दोनों का अनिवार्य है और लर्निंग लाइसेंस मान्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस होते हैं, वो फॉर्म फिल करने के दौरान ही लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं और ये जो लाइसेंस है ये आपके पास फॉर्म फिलअप से पहले की डेट का होना अनिवार्य है। याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप जिस डेट पे आप कर रहे हैं उस डेट से पहले का अप्रूव होना आवश्यक है, यानी कि जारी होना चाहिए आपका लाइसेंस उस डेट से पहले। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 1 महीने बाद आपने ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं, पहले का आपका लाइसेंस बना चाहिए। तो वेतनमान की बात करें तो पे लेवल 3 के अनुसार इसमें वेतन मिलती है, जिसमें कि 21,700 से 69,100 रुपये के बीच आपका वेतनमान रहता है, प्लस अन्य भत्ते भी इसमें जुड़ते हैं। तो ये सारे भत्ते मिलाकर आपकी सैलरी 35 to 40,000 मिनिमम हो जाती है, यानी कि 35 से 40,000 रुपये आपको मंथली वेतन इसमें मिल जाता है, सारे भत्ते वगैरह मिला के। जिसमें कि HRA वगैरह आपका होता है, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, DRA ट्रैवल अलाउंस वगैरह, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। तो चयन प्रक्रिया के चरणों के बारे में जानेंगे। तो चयन प्रक्रिया के मुख्यतः 4 चरण होंगे। पहला चरण है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो ये 100 अंकों की परीक्षा आपकी होगी। यह ऑनलाइन लिखित परीक्षा है जो कि चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। तो इसमें आपके कुल जो है कि 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न, और कुल अंक भी आपको 100 दिए जाएंगे। समय की बात करें तो 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक जो है कि काटे जाएंगे, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, यानी कि 1/4 अंक यहाँ पे काटा जाता है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग के तौर पे। अब बात करेंगे भाग विषय प्रश्नों की संख्या और अधिकतम अंक। तो आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स के इसमें 50-50 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग और तर्क शक्ति के इसमें 25-25 प्रश्न आते हैं। संख्यात्मक और यहाँ पे संख्या का यानी कि जो नंबरिकल एबिलिटी होती है उनमें इसमें 15-15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी बातें 10-10 प्रश्न, और यहाँ पे पृष्ठ विस्तृत पाठ्यक्रम से, यहाँ पे डिटेल सिलेबस से यहाँ पे
आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आप चाहे तो मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जो भी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल और यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और शासन प्रणाली, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स से भी इसमें पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और किताबें और लेखक, उनके बारे में भी पूछा जाता है स्टूडेंट। तो रीजनिंग, तर्क शक्ति की बात करें तो सभ्यता, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्यता और यहाँ पे अंतर वगैरह, इसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि डिटेल में सारे सेट हमारे चैनल पे भी बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग ये हल्का फुल्का पूछा जाता है, इतना वो नहीं है। तो कंप्यूटर की बुनियादी बातें भी इसमें पूछी जाती है, जिसमें कि MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको पता होना अनिवार्य है। इतने हाई फाई लेवल पे नहीं, बट अगर बेसिक लेवल पे भी आपको पता है तो आप मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी कम्युनिकेशन, इंटर, ईमेल, चैटिंग वगैरह, आपको सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। वेब ब्राउजिंग सेवाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इतना टफ जो है कि नहीं है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण होता है शारीरिक सहन शक्ति और माप परीक्षण, यानी कि पी और MT। तो इसमें आपका होता है स्टूडेंट, जो उम्मीदवार CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में सफल होंगे उन्हें जो है कि शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं फर्स्ट फेज़, तो सेकंड फेज़ के लिए आपको बुलाए जाएंगे। इसमें पैरामीटर की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार जो होंगे, मेल कैंडिडेट, तो उनके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेस की बात करें तो 1600 मीटर की रेस होगी। अधिकतम आपको 6 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट, महिला उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर और उनके लिए 8 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, महिला उम्मीदवारों के लिए 8 मिनट और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 6 मिनट। अगला है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप, लंबी कूद, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए 14 फीट, महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 फीट रखी गई है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच यहाँ पे पुरुषों के लिए और 3 फीट यहाँ पे महिला उम्मीदवारों के लिए। महिला उम्मीदवारों के लिए इससे भी कम हो सकती है, मैं एक बार श्योर करके आपको बता दूंगा। अब है शारीरिक माप, पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार। तो हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर जो है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए मांगी जाती है और 157 सेंटीमीटर जो है कि महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें जो है कि मांगी जाती है। यानी कि 157 सेंटीमीटर महिला उम्मीदवारों की हाइट होनी अनिवार्य है और पुरुष उम्मीदवारों के लिए इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट होनी अनिवार्य है। हालांकि इसमें छूट भी मिलती है। बाकी सीने की माप जो कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होती है, तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर आपका सीना का विस्तार होना चाहिए। यानी कि 4 सेंटीमीटर का विस्तार मांगा है, वैसे 5 सेंटीमीटर का मांगा जाता है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे महिला उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं। तो छूट, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि छूट इसमें क्या रहती है, तो छूट के लिए आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र और आरक्षित वर्गों के लिए ऊंचाई और सीने की माप में छूट भी इसमें लागू होती है, जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्र और आरक्षित वर्ग के लिए जो है कि ये होता है। तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कितनी होती है। लगभग 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। तो अब आता है थर्ड फेज, यानी कि तीसरा चरण, जो कि होता है चिकित्सा परीक्षण, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका जो है कि शारीरिक परीक्षण में सफल उम्मीदवारों को जो है कि दिल्ली पुलिस द्वारा निर्देशित मानकों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। यानी कि जो भी उनके मानक हैं वो आप जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो नोटिफिकेशन आप पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं भी आपको एक बार बता दूंगा नोटिफिकेशन। तो उनके जो भी मानक हैं, अगर आप दोनों फेज़ जो है कि क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका जो है कि चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल पता होना भी आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भूमिका बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं कि मूल और कार्य की बात करें तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका प्रथम कर्तव्य रहेगा। आपराधिक गतिविधियों को रोकना और गश्त करना, जैसे पेट्रोलिंग, और वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना आपका प्रमुख जो है कि इसमें कार्य रहेगा, जो कि आपको करना अनिवार्य है। ड्यूटी की बात करें तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, बहुत से स्टूडेंट का, कि सर ड्यूटी टाइमिंग कितनी होती होगी। तो 8 घंटे की आपकी जो है कि रोटेशनल शिफ्ट इसमें करी जाती है, कभी सुबह, कभी दिन, कभी इवनिंग, कभी नाइट।
तो जिसमें कि दिन रात और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों पर अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। सुरक्षा और वीआईपी ड्यूटीज़ के कारण आपकी ड्यूटी लंबी भी हो सकती है, याद रखिएगा। सुरक्षा जो वीआईपी होते हैं, वीआईपी ड्यूटी के कारण तो आपकी ड्यूटी लंबी भी हो सकती है, कभी 12 घंटे कभी 13 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, पर ये अक्सर नहीं होती है, कभी कभी हो सकती है। और कभी कभी ऐसे तीज त्यौहार होते हैं जिन पे आपकी छुट्टी जो है कि कैंसिल हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ड्यूटी क्षेत्र की बात करें कि ड्यूटी आपकी कहाँ लगेगी, तो विभिन्न पुलिस थाने या यातायात ट्रैफिक विभाग या फिर पीसीआर यूनिट या फिर सुरक्षा विंग, खुफिया विभाग, रेलवे पुलिस और अन्य विशिष्ट शाखाओं में जो है कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी ड्यूटी क्षेत्र के बारे में। अब जानेंगे सार्वजनिक संपर्क। तो शिकायतें दर्ज कराना जो है कि आपका प्रमुख वो सार्वजनिक संपर्क होगा। प्राथमिक जांच में शामिल होना, दुर्घटना या अपराध स्थल पर जो है कि पहुंचना और आम जनता को सहायता प्रदान करना, यह आपका प्रमुख जो है कि सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक संपर्क होगा। अब परिवहन की बात करें तो वीवीआईपी सुरक्षा के दौरान अक्सर जो है कि परिवहन ड्यूटी में भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, आपकी ड्यूटी भी लगेगी। अब बात करते हैं पदोन्नति की। तो पदोन्नति में आपका जो है कि प्रदर्शन और विभागीय परीक्षा के आधार पर हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, एएसआई और उससे ऊपर के पदों पर जो है कि आपकी पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। तो काफ़ी बेस्ट करियर है, इसमें पदोन्नति भी होती है, यानी कि आपका जो है कि प्रमोशन भी इसमें होते रहता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी, आज या कल तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि डिटेल सिलेबस इसका क्या रहने वाला है और किस किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।